हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यह है टेस्ट नंबर 22 फॉर यूपीएससी 2021 प्रीलिम्स। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। देखिए, कंसीडर द करेक्ट स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट कोड। फर्स्ट देखिए, दिल्ली इज द ओनली यूनियन टेरिटरी दैट हैज़ ए हाई कोर्ट ऑफ इट्स ओन। सेकंड, द पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू एक्सटेंड द जुरिसडिक्शन ऑफ ए हाई कोर्ट टू एनी यूनियन टेरिटरी और एक्सक्लूड द जुरिसडिक्शन ऑफ ए हाई कोर्ट फ्रॉम एनी यूनियन टेरिटरी। तो देखिए कौन सा सही है। यहाँ करेक्ट ऑप्शन है बी, ओनली 2। दैट इज द पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू एक्सटेंड द जुरिसडिक्शन ऑफ ए हाई कोर्ट टू एनी यूनियन टेरिटरी और टू एक्सक्लूड द जुरिसडिक्शन ऑफ ए हाई कोर्ट फ्रॉम एनी यूनियन टेरिटरी। तो यह पावर है पार्लियामेंट के पास, किसी भी हाई कोर्ट की जुरिसडिक्शन को एक्सटेंड करना और एक्सक्लूड करना किसी यूनियन टेरिटरी से। ओके, और ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है। रॉन्ग कैसे हम देखेंगे इसका। दिल्ली एंड जम्मू कश्मीर बोथ हैव देयर ओन हाई कोर्ट। रिसेंट पीछे तक तो ओनली दिल्ली के पास था अपना हाई कोर्ट, परंतु अब जम्मू एंड कश्मीर भी यूनियन टेरिटरी है जिसका खुद का हाई कोर्ट है। तो दिल्ली एंड जम्मू कश्मीर बोथ हैव देयर ओन हाई कोर्ट्स। ओके, और अदर यूनियन टेरिटरीज के बारे में देखते हैं। तो अंडमान निकोबार आइलैंड के कोलकाता हाई कोर्ट लगता है, लक्षद्वीप के केरल हाई कोर्ट, चंडीगढ़ के पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, दादरा एंड नागर हवेली दमन दीव के यह बॉम्बे हाई कोर्ट का जुरिसडिक्शन में है, एंड पुदुचेरी है जो मद्रास हाई कोर्ट के जुरिसडिक्शन में है। तो ये हाई कोर्ट्स के जुरिसडिक्शन है यूनियन टेरिटरीज को लेके। ओके, अब क्वेश्चन सेकंड देखेंगे। कंसीडर दी करेक्ट स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू म्यूनिसिपैलिटीज। म्यूनिसिपैलिटीज के संदर्भ में देखेंगे। जैसे फर्स्ट है, ऑल दी मेंबर्स ऑफ ए म्यूनिसिपैलिटी शैल बी इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल ऑफ म्यूनिसिपल एरिया। सेकंड, द 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द ईयर 1992 added 12th schedule and a new part 9A entitled the municipalities। तो देखिए कौन सा सही है, सोचिए। यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा सी, बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिगार्ड टू म्यूनिसिपैलिटीज। ये देखिए, ऑल द मेंबर्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटी शैल बी इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल ऑफ द म्यूनिसिपल एरिया। तो क्या है, डायरेक्ट इलेक्शंस होंगे, ठीक है, फॉर ऑल द मेंबर्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटी। और सेकंड है जो 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992, यह है म्यूनिसिपैलिटीज से रिलेटेड, एंड 73rd किससे था, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन थे। तो ये 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 इसने 12th शेड्यूल ऐड किया एंड ए न्यू पार्ट वाज एडेड, दैट वाज द पार्ट 9A एंटाइटल्ड द म्यूनिसिपैलिटीज। तो यह है म्यूनिसिपैलिटीज के रिगार्ड में याद रखना है। एंड ये पॉइंट है, द स्टेट लेजिस्लेचर may provide the manner of elections of the chairperson of a municipalities। जो स्टेट लेजिस्लेचर है वह इलेक्शन मैनर जो है प्रोवाइड करवा सकता है चेयरपर्सन ऑफ ए म्यूनिसिपैलिटी। हालांकि ये लिखा गया है कि डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए, परंतु चेयरपर्सन के लिए स्टेट लेजिस्लेचर कोई भी मैनर प्रोवाइड करवा सकता है। क्वेश्चन 3 देखेंगे। विच अमंग फॉलोइंग प्रोविजंस एंश्योर इंडिपेंडेंस ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के इंडिपेंडेंस को कौन एंश्योर करता है, कौन से प्रोविजंस है। देखिए, जैसे एक्सपेंसेस चार्ज्ड ऑन दी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और ये पावर टू पनिश फॉर इट्स कॉन्टेम्प्ट। थर्ड है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ऑफ जजेस। फोर्थ, फ्रीडम टू अपॉइंट इट्स स्टाफ। एंड फिफ्थ है सेपरेशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। तो देखेंगे, सोचेंगे, तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ दी अबव आर ट्रू। तो ये सभी प्रोविजंस है जो इंडिपेंडेंस ऑफ हाई कोर्ट इंश्योर करते हैं। जैसे हाई कोर्ट का चार्ज सभी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज होता है, और हाई कोर्ट के पास पावर है टू पनिश फॉर इट्स कॉन्टेम्प्ट एंड हैज़ द पावर टू अपॉइंट इट्स ओन स्टाफ, और देयर इज सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ऑफ जजेस एंड द सेपरेशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। तो ये सभी इंडिपेंडेंस इंश्योर करते हैं। एंड अदर प्रोविजंस क्या है जो इंडिपेंडेंस इंश्योर करते हैं, जिसमें है मोड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस, एंड दे हैव द फिक्स्ड सर्विस कंडीशंस, and the conduct of judges cannot be discussed in parliament, and there is ban on practice after retirement of the judges, and its jurisdiction cannot be curtailed। jurisdiction of high court cannot be curtailed। तो यह सभी इंडिपेंडेंस इंश्योर करते हैं हाई कोर्ट का, टू फंक्शन इम्पार्शियल। क्वेश्चन 4 देखिए। कंसीडर दी करेक्ट स्टेटमेंट्स एंड करेक्ट कोड। फर्स्ट है, डेप्यूटी स्पीकर। डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज नॉट सबॉर्डिनेट टू द स्पीकर but directly responsible to the house। Second, the parliament can reduce or abolish a state tax but cannot increase it। ठीक है, तो ये सोचेगा, यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा सी, दैट इज दोनों ही सही है। जो डेप्यूटी स्पीकर है लोकसभा के वह डायरेक्टली हाउस को रिस्पॉन्सिबल है। सो द ऑफिस ऑफ डेप्यूटी स्पीकर इज नॉट सबॉर्डिनेट टू द स्पीकर।
He is directly responsible to the House. And second statement, the Parliament can reduce or abolish a tax but cannot increase it. ये याद रखना है, the Parliament cannot increase a tax. ठीक है. क्वेश्चन 5 देखिए, इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शन टू द प्रेसिडेंट्स ऑफिस कंसिस्ट्स ऑफ. जो राष्ट्रपति ऑफिस के लिए इलेक्टोरल कॉलेज होता है उसमें कौन भाग लेता है, ये देखेंगे. फर्स्ट ऑप्शन है द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट. सेकंड, द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स. थर्ड, द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली, पुदुचेरी एंड जम्मू कश्मीर. इनमें से कौन है जो इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट है. तो करेक्ट कोड देखिएगा, यहाँ होगा डी, ऑल ऑफ द अबव. ये सभी राष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज में भाग लेते हैं, जिसमें है द इलेक्टेड मेंबर्स. याद रखना, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज लोकसभा राज्यसभा. सेकंड, द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स. ठीक है, यहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स नहीं है, ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स. एंड द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली, पुदुचेरी एंड जम्मू कश्मीर. तो ये 3 पॉइंट. ठीक है, अब देखेंगे ये जो द नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, द नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड द नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ दिल्ली, पुदुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट. तो जो इलेक्टेड मेंबर्स है वही लोग जो है पार्टिसिपेट करते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं करते हैं. ठीक है, अब क्वेश्चन 6 देखेंगे, कॉन्सिडर दी करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट फिनेंशियल इमरजेंसी. फिनेंशियल इमरजेंसी के संदर्भ में स्टेटमेंट 1 देखिए, अ प्रोक्लेमेशन डिक्लेयरिंग फिनेंशियल इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू. सेकंड, देयर इज नो मैक्सिमम पीरियड प्रिस्क्राइब्ड फॉर इट्स ऑपरेशन. थर्ड, a proclamation of financial emergency may be revoked by the president at any time by proclamation and such proclamation does not require the parliament approval. तो ये देखिएगा कौन सा सही है इसमें. यहाँ करेक्ट ऑप्शन है 4, ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिगार्ड टू द फिनेंशियल इमरजेंसी. जिसमें ये देखिए, फर्स्ट देखिए, द प्रोक्लेमेशन डिक्लेयरिंग फिनेंशियल इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेज विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू. ठीक है. सेकंड है, देयर इज नो मैक्सिमम पीरियड प्रिस्क्राइब्ड फॉर इट्स ऑपरेशन. कोई टाइम लिमिट नहीं है फिनेंशियल इमरजेंसी के लिए, देयर इज नो मैक्सिमम पीरियड प्रिस्क्राइब्ड फॉर इट्स ऑपरेशन. थर्ड में है, अ प्रोक्लेमेशन ऑफ फिनेंशियल इमरजेंसी मे बी रिवोक्ड, दैट इज फिनेंशियल इमरजेंसी को हटाने का तरीका है ये. तो मे बी रिवोक्ड बाय द प्रेसिडेंट साहब हटा सकते हैं, रिवोक कर सकते हैं. एंड सच प्रोक्लेमेशन डज नॉट रिक्वायर द पार्लियामेंट्री अप्रूवल. ठीक है, हालांकि जो इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन जो अप्रूव कर लगाते हैं उस समय तो पार्लियामेंट की अप्रूवल चाहिए होती है, परंतु रिवोक करने में पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं चाहिए होती है, जो राष्ट्रपति साहब कर सकते हैं. ओके, ये देखिए, आर्टिकल 360 है फिनेंशियल इमरजेंसी रिलेटेड. सो आर्टिकल 360 एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू प्रोक्लेम द फिनेंशियल इमरजेंसी इफ ही इज सेटिस्फाइड दैट ए सिचुएशन हैज अराइजन ड्यू टू विच द फिनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी इज थ्रेटेंड. तो राष्ट्रपति साहब प्रोक्लेम कर सकते हैं. सेकंड पॉइंट, नो फिनेंशियल इमरजेंसी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड सो फार. आज तक कोई भी फिनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं की गई है अभी तक. ठीक है, दो देयर वॉज ए फिनेंशियल क्राइसिस इन 1991 में फिनेंशियल क्राइसिस था, परंतु जो फिनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं की गई थी. ओके. थर्ड देखिए, ए रेजोल्यूशन अप्रोचिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ फिनेंशियल इमरजेंसी कैन बी पास्ड बाय आइदर ऑफ द हाउस ओनली बाय ए सिंपल मेजोरिटी. ठीक है, इसके लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है ओनली. अब क्वेश्चन 7 देखेंगे, कंसीडर द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट जोनल काउंसिल्स. फर्स्ट देखिए, जोनल काउंसिल्स आर द स्टैट्यूटरी बॉडीज एंड आर एस्टेब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956. सेकंड देखिए, द होम मिनिस्टर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज द चेयरमैन ऑफ ऑल द जोनल काउंसिल्स. थर्ड, दे आर ओनली एडवाइजरी बॉडीज. तो देखिए सही इसका, यहाँ होगा डी, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट. जिसमें है देखिए, जोनल काउंसिल्स क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडीज़ है और जो स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 है उसके द्वारा एस्टेब्लिश की गई है. और जो होम मिनिस्टर साहब है वह चेयरमैन होते हैं जोनल काउंसिल्स के. एंड दे आर ओनली एडवाइजरी बॉडी, मतलब देयर रिकमेंडेशंस आर नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट, दे आर ओनली डेलिबरेटिव एंड एडवाइजरी बॉडी. ये देखेंगे,
देयर आर 5 जोनल काउंसिल्स, ठीक है, जिसमें नॉर्दर्न जोनल काउंसिल्स, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड सदर्न। तो 5 है जोनल काउंसिल्स, ये नॉर्दर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड सदर्न जोनल काउंसिल। तो अब क्वेश्चन 8 देखिए, द सेंटर कैन डायरेक्ट द स्टेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स, जिसमें है पहला, द मेजर्स टू बी टेकन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द रेलवेज विद इन द स्टेट्स। Second, the construction and maintenance of the means of communication by the state. Third, the drawing up of execution of the specified schemes for the welfare of the scheduled tribes in the state. Fourth, provisions of adequate facilities for instruction in the mother tongue at the primary stage of education to children going to linguistic minority groups in the states. ठीक है, तो इसमें से कौन सा है जो जिसमें सेंटर डायरेक्ट कर सकता है स्टेट को रेगुलेट करने के लिए? सोचिए, यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है, जिसमें ये देखिए, द मेजर्स टू बी टेकन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ रेलवेज। सेकंड, टू मेंटेन द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। थर्ड, द वेलफेयर स्कीम्स फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। एंड फोर्थ, द मदर टंग, इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग फॉर द मिनोरिटी ग्रुप्स। तो ये सभी है, इसमें सेंटर जो है स्टेट को डायरेक्ट कर सकता है। अब क्वेश्चन 9 देखेंगे, कंसीडर द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें देखिए पहला, हैबस कॉर्पस, जो कि एक रिट है। Habeas corpus is the order issued by the court to a person who has detained another person to produce the body of the latter before it. Second, the writ of the habeas corpus can be issued against both the public authorities as well as the private individuals. तो करेक्ट कोड चूज कीजिए। यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा सी, बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। हैबस कॉर्पस एक रिट है जो आर्टिकल 32 के अंडर में सुप्रीम कोर्ट इशू करता है फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो ये देखिए, इट इज़ एन ऑर्डर इशूड बाय कोर्ट टू ए पर्सन हु हैज़ डिटेन्ड अनदर पर्सन टू प्रोड्यूस द बॉडी, ठीक है। तो एंड सेकंड देखिए, दिस रिट कैन बी इशूड अगेंस्ट बोथ द पब्लिक अथॉरिटी एज वेल एज द प्राइवेट इंडिविजुअल्स। पब्लिक अथॉरिटी एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स दोनों के अगेंस्ट में ये रिट जो है ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इशू कर सकता है। अब क्वेश्चन 10 देखते हैं, हु अमंग फॉलोइंग वाज नॉट द मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी। ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में पूछा गया है, तो देखिएगा जो कौन मेंबर नहीं था इनमें से, जैसे एन गोपाल स्वामी अयंगर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, वल्लभ भाई पटेल, के एम मुंशी, कौन नहीं थे ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर? यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा सी, वल्लभ भाई पटेल जो थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर नहीं थे। तो ये देखेंगे, और अदर मेंबर्स कौन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, जैसे थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर एंड माधव राव एंड टी टी कृष्णमाचारी। और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो ये दैट्स ऑल, थैंक यू।